बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें और जम्मू कश्मीर की उस आल पार्टी मीटिंग के दरबार के हाशिए के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क लगातार गुलाम नबी आज़ाद, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी समेत जिन अहम लीडरान ने इस बैठक में हिस्सा लिया, सज्जाद लोन, गुलाम अहमद मीर और बाकी लीडरशिप शामिल हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। आज बारी थी हमारे ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी की और उमर अब्दुल्ला के पास पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की दरबार में बातचीत के हवाले से भी उनसे बातचीत की, लेकिन चंद अहम इंकशाफात उमर अब्दुल्ला ने किए। हमने आपको बता दिया था कि उमर अब्दुल्ला ने आल पार्टी मीटिंग में अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी और जो बातें रखनी चाहिए थी वो पार्टी सरपरस्त और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रखी। इसके बाद एक इबहाम सा खड़ा हुआ कि उमर अब्दुल्ला का अपना सियासी कद है, वो वज़ीर आला रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में MOS रह चुके हैं, उनकी बात प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पहुँचाना बड़ा ज़रूरी था। अगर दरबार में जाने का मतलब था कि इंडिविजुअल इन्विटेशन का मतलब है आप 14 लोग हैं और चंद ही लोग बोलेंगे, तो ये तो विप जैसा लगता है, जैसे असम्बली का या पार्लियामेंट का सेशन बुलाया हो। 3 घंटे 45 मिनट में उमर अब्दुल्ला के पास क्या मौका नहीं मिला। उमर अब्दुल्ला ने दरजवाब खुसूसी इंटरव्यू में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया, ये मेरी ज़िंदगी की बदकिस्मती होगी कि जब मैं बात नहीं रख पाया अपनी, और जब बात रखना चाहता था तो तकरीबन मीटिंग का जो वक्त था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। उमर अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन पर यू टर्न के हवाले से बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज्तिमाई सोच के साथ आगे बढ़ेगी। उस वक्त शायद एक कंसेंसस नहीं बन पाया जिस वक्त उन्होंने कहा था कि वो डिलिमिटेशन या हदबदी कमीशन की इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। आइंदा इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं, हालांकि ताज़ा तरीन खबरें यह है कि अभी तक डिलिमिटेशन के हवाले से कोई भी बड़ी बात आगे नहीं आई है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सियासी पस मंज़र में भी बातचीत की। ये पूछे जाने पर क्या वाकई महबूबा मुफ्ती ने आल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से कोई बयान दिया, उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि तो पहले ही पार्टी सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर चुके हैं और इसमें कोई भी इबहाम या शक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में PHGD पर भी बातचीत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की नज़दीकियों पर भी बातचीत की। फिलहाल आपको सुनाते हैं उमर अब्दुल्ला ने इस इंटरव्यू में। हालांकि इंटरव्यू आज रात 8:30 बजे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर चलेगा, लेकिन कुछ बातें आप तक पहुँचाना बड़ा लाजमी है। उमर अब्दुल्ला के आज के इस इंटरव्यू के हाशिए में सबों को बोलने का मौका नहीं मिला था। मैं उन बदनसीब में से शामिल हूँ जिनको बोलने का मौका वहाँ मिला नहीं। लेकिन जिन जिन ने बोला अपनी पार्टी या अपने तरफ से, उन्होंने बिल्कुल मतलब साफ़ अल्फाजों में सूरत हाल के बारे में वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर को उसके बारे में बताया। वजह क्या है कि आपको बोलने का मौका मिला? आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया या कि आपने बोलना नहीं चाहा? नहीं ना, बोलना क्यों नहीं चाहा? अगर मुझे बोलना नहीं होता मैं जाता क्यों? जी, मैं गया था वहाँ बोलने के लिए, तैयारी कर गया था, लेकिन नहीं बोल पाया। और क्यों ना बोल पाया ये आपको मेज़बान से पूछना होगा, मेहमान से तो आप पूछ नहीं सकते। डॉक्टर फारूक साहब तो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं और आप लग रहा है कि आपको मौका नहीं मिला या आपको मौका नहीं दिया गया बोलने के लिए, तो इस वजह से समझ सकते हैं कि आपकी गैर इत्मीनानी है। फारूक साहब का मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुतमईन है, मैं ये कहूँगा कि मौका जब मिला बात करने का और खुल के बात करने का, ऐसा नहीं है कि बीच बात उनको या रोका गया या उनसे कहा गया कि जो आप कह रहे हो गलत कह रहे हो। बड़े मतलब खामोशी से वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर ने उनकी बातें सुनी और वो अपने आप में ही एक अच्छी बात थी, क्योंकि वो गए थे वहाँ पे कुछ बात करने और बात करने का मौका मिला उनको। मेज़बानों में अमित शाह साहब भी थे, वज़ीर आज़म साहब भी थे, तो क्या उन दोनों में या दोनों में से किसी ने या दोनों ने ही आपको टोका या आपको मौका नहीं दिया? किसी ने नहीं टोका, टोका किसी ने नहीं। टोका होता तो मेरा मिजाज कुछ अलग किस्म का होता, टोका नहीं। 3.5 घंटे के बाद शायद कुछ लोग के लिए वक्त ख़त्म हो गया था और जैसे मैंने आपसे कहा मैं उन बदनसीबों में से एक शामिल हूँ। अब जो इन्होंने अब ये जैसे मैंने आपसे कहा ये आपको मेज़बान से पूछना पड़ेगा किस तरह ऑर्डर बनाया गया था बात करने का।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बातचीत कर रहे थे हमारे साथी हिलाल हांजूरी के साथ। आज रात सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर 8:30 बजे मुकम्मल इंटरव्यू आप तक पहुँचाया जाएगा। चंद सनसनीखेज़ इंकशाफात, चंद एतराफ़ात और कुछ मामलात ऐसे थे। थोड़ा सा आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जब इस मीटिंग को लेकर मेज़बानों ने अपना सर्विस शुरू किया, डॉक्टर जतिंदर सिंह ने मुजफ्फर बेग का नाम नहीं लिया। हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला का नाम रखा हो बोलने के लिए, लेकिन उसके बाद बारी आई बाकी लीडरान की जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ अमूरात पर बातचीत की। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पहली खातून वज़ीर आला एरस्टवाइल स्टेट की आखिरी वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज शाम नई दिल्ली से श्रीनगर पहुँच रही हैं। उन्होंने भी इस आल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि सियासी मामलात पर भी बातचीत की और जो लगातार हम कैदियों की रिहाई की मांग करते हैं या जो सियासी कैदी यूटी से बाहर इस वक्त मुंतकिल किए गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए हमने वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि जिनके ज़्यादा जराइम नहीं है उन्हें वापस लाना चाहिए था। ताहम फाइल शॉर्ट्स में ये एक उस वक्त का पीडीपी था जब इकट्ठे होता था। बाद में कई लीडर इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गए हैं, दूसरी लीडरों में, दूसरे पार्टियों में। अब कुछ देर बाद जो है पार्टी सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती नई दिल्ली से श्रीनगर पहुंच रहे। इधर पार्टी कार्डर ने ऐलान किया कि पार्टी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी का कल पोलो ऑफिस में इस्तकबाल किया जाएगा। उनका डिटेंशन पीरियड सबसे लंबा चला। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के हवाले से जो बातें रखी, बाद में मौजूद बहस भी कुछ मामलात उठे। कई मामलात पर कहा गया कि महबूबा मुफ्ती ने वाकई पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से कोई इजहार राय रखा। उमर अब्दुल्ला ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर कन्फेस किया, कहा उन्होंने बातचीत की। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस हवाले से इशू उठाए। खैर, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के घर पहुँचने का ये जो सिलसिला है लीडरान का मुकम्मल हुआ। मुजफ्फर हुसैन बेग कल ही पहुँचे थे और इससे कबल सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला भी वापस गुपकार रोड अपनी रिहाइशगाह पे पहुँच गए हैं। देखने वाली बात होगी कि महबूबा मुफ्ती के अराइवल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बाकी मीटिंग का इनकाद किस तरह से होगा। ज़राए के हवाले से खबर है कि पीडीपी कोशिश कर रही है कि अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और बाकी जगहों पे जाकर एक बार फिर उस डेमोक्रेसी के खूबसूरती को आवाम तक लाने की कोशिश करेंगे और कई एक जगहों पर इजलास भी बुलाए जा सकते हैं, मीटिंग का सिलसिला भी तेज़ किया जा सकता है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अब शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके की ओर चलते हैं। शुमाली कश्मीर के सोपोर के मुंबई इलाके से इतला है कि इलाके में क़य्यूम आमिर नामी एक तालिब इल्म बैरून रियासत मेडिकल कोर्स करने के लिए चला गया, लेकिन कल जब अफराद खाना को फ़ोन आया कि उनकी लाश नज़दीक में देखी गई है, जिसके बाद मकामी लोग काफ़ी शशदर होकर रह गए और उन्होंने फौरी तौर पर एहतजाज शुरू किया। लाश मिलने के बाद तहकीकाती अमल तेज़ कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस ज़िम्न में तहकीकात को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। इस ज़िम्न में नमाज जनाजा में बड़ी लोगों ने शिरकत की और उसके बाद मरहूम को पुरनम आँखों से रुखसत किया गया। क़य्यूम आमिर के बारे में बताया जाता है कि मुंबई सोपोर से ताल्लुक़ रखते थे और इन्हें सिर्फ 3 महीने रह गए थे जब उनका ये मेडिकल कोर्स जो था मुकम्मल होना चाहिए था। उसके बाद ये मुकम्मल डिग्री हासिल करने के बाद ख़वातीन सीना को भी करती नजर आई। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग इस जनाजे में और एहतजाज में शामिल हुए। पुलिस से तहकीकात का मुतालबा किया। हमारे साथी यूनुस शाह ने मकामी लोगों से जानना चाहा इस वाक़े के हवाले से, तो उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए इस वाक़े को बदकिस्मती से ताबीर किया। नर्सिंग लास्ट ईयर चल रहा था, इसके कुछ महीने बाकी थे तो बस इसका क्लियर होता था। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैसेज आई थी कि उनका मतलब ये 2 दिन पहले मतलब इसका ये मैसेज आई कि ये बीमार है। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमने उसको हॉस्पिटल में पाया है, लेकिन हॉस्पिटल में इसकी डेड बॉडी पाई है। जब हमने डेड बॉडी को देखा है तो हमने ये पाया है कि ये कोई गैंग मर्डर है, डेथ नहीं है, गैंग मर्डर है। तो इसमें मुझे लगता है इसमें बहुत सारे मुलव्वस होंगे जो इसके क्लासमेट है, रूममेट है, उनसे भी पता चलाया जा सकता है कि इसमें कितने मुलव्वस हैं जो इनसे आया करते हैं, रात के वक्त भी आया करते हैं, दिन के वक्त भी आया करते हैं, वो भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलते है, कोई आवाज़ नहीं खुलता है किसी की, मतलब सारे के मुंह समझो कि बंद रहते हैं। वहाँ किसी की मतलब कोई सिक्योर नहीं है वहाँ
किसी के चाहे जिस स्टेट में भी होगा उस स्टेट में मतलब सारे बच्चे परेशान हैं। तो इस पर तहकीकात होनी चाहिए, मतलब इसको देखना चाहिए कि ये जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर देखा जाएगा, अगर मतलब कंट्री लेवल पर देखा जाएगा, तो सबको ये देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं तो मतलब जो वो कंसर्न जो कॉलेज वहाँ है, कॉलेज कम हॉस्पिटल है, वो मतलब उनको देखना चाहिए कि अगर हमारे इस इदारे में ये ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। हमारा ये बच्चा है, ये 3 साल से चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, ये BSc नर्सिंग कर रहा था। अब इसका ये लास्ट ईयर था कि ये अपने कॉलेज में टॉपर भी रहा है और हर साल ये टॉपर ही आया वहाँ पे। लेकिन आज समझ ही नहीं आ रहा है कि जुमेरात को इसके बाप को रात के 2 बजे करीबन फ़ोन आया था कि आपका बच्चा यहाँ पे ज़्यादा बीमार हुआ है, आप जल्दी कोशिश कीजिए, आप यहाँ पे आइए। लेकिन जल्दी कोशिश हम इतने दूर कहाँ करेंगे कि हम 1 घंटे में आधे घंटे में वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन तो भी हमें टाइम लगा। करीबन जुमे के दिन हम 4:30 बजे वहाँ पहुँच गए। जब हमने वहाँ अपने बच्चे की हालत देखी तो यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पे डेड बॉडी हमको उन्होंने दिखाई है। अब हम अपनी गवर्नमेंट से, क्या वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये परिवार है ये एक गरीब फैमिली से ये बिलोंग करता था, इसके सिवाय इसका कोई सहारा नहीं है। अब हम अपनी गवर्नमेंट से, मैं खासकर LG से गुजारिश करता हूं कि इस बारे में कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें उन कातिलों तक पहुंचाना चाहिए, उन कातिलों को हमें दिखाना चाहिए। हम सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि वो कातिल निकालिए, वो कातिल दिखाइए, और हम खासकर उस कॉलेज के मैनेजमेंट को इस बारे में जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर उनका हॉस्टल है, उस हॉस्टल में कम से कम हर एक हॉस्टल में जैसे सिक्योरिटी होती है, जैसे हमारे इन प्राइवेट कॉलेजों में यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, उस कॉलेज में भी सिक्योरिटी होती है। उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं रखा है? उस कॉलेज मैनेजमेंट को क्यों नहीं पता चला कि हमारे कॉलेज में रात के 2 बजे क्या हुआ है? हम उस कॉलेज को जिम्मेदार ज़्यादा से ज़्यादा ठहराते हैं और हम उस कॉलेज वालों से भी ये अपील करते हैं कि हमें इन कातिलों को निकाल के दीजिए। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके से BSc नर्सिंग के लिए तालिब इल्म चंडीगढ़ रवाना हुआ था। 3 साल का कोर्स, 3 महीने का वक्फा था जब ये मुकम्मल कोर्स करता, और जुमेरात की शाम तकरीबन कॉल आया। उसके बाद जब सुबह अफराद खाना वहाँ पहुँचे तो उनकी लाश मिली। मुतालबा रखा कि फौरी तौर पर इस मामले की निस्बत तहकीकात की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है। और नाज़रीन, अब श्रीनगर में आज के एहतजाज की खबर करते हैं। नाज़रीन, मैरिज एक्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मामलात इस वक्त कोर्टों में भी पड़े हैं, अदालतों में भी पड़े हैं। इसी तर्ज में आज श्रीनगर शहर में सिखों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। सिख कम्युनिटी से वाबस्ता बड़ी तादाद में लोग बाहर आए और उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने खदशा जाहिर किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि शायद कुछ मामलात ऐसे चलें जिससे बाद में लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ सकती है। प्ले कार्ड हाथ मुँह में लेकर बड़ी आवाज़ों में लगातार कह रहे थे कि मैरिज एक्ट को लागू करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हालांकि सिखों का इत्तेहाद मुसलमानों के साथ, मुल्क के साथ, ये कोई पुराना है, बहुत पुराना है, और उसके बाद कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आई। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से हमने देखा इस तरह के वाक़यात में इजाफा भी हुआ। मुतल्लिक़ा स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर इस सिख फ़िरक़े के इस जुलूस को आगे बढ़ने से रोका। बाद में पुरअमन तौर पर यह मुकम्मल हुआ। लेकिन एहतजाजी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कास्ट सिखों की आस-पास में जो मैरिजेस को लेकर मामलात हैं उसको फौरी तौर पर देखना चाहिए। और सड़क पर बैठकर एहतजाज भी किया गया। एहतजाजियों से हमारे साथी फिरदौस अहमद ने जानना चाहा इस एहतजाज की वजह और उसके बाद क्या कुछ मामलात गुजरा है जिसको लेकर आज ये सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। ये लगातार जाति जो हो रही है ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बार बार बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, बच्चियों को अगवा करके उनका जबरन निकाह किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं यहाँ के लोकल जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके जो मौलाना हैं, जो उनके मुखी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं आपको भी इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो लोग बच्चियों को ले जा रहे हैं और अधड़ उम्र के लोग जो हैं 60-60 साल के लोगों के साथ उनके निकाह पड़े जा रहे हैं, ये काम आपको बंद कराना चाहिए।
और उनके खिलाफ आपको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और सरकार को भी आग्रह करते हैं मुकदमा दर्ज करें और कानून लेके आएँ। जो ये लव जिहाद का एक एंगल यहाँ पे भी अब शुरू हो गया, इस तरह का इंटरकास्ट मैरिज जो है, इंटर रिलीजन मैरिज जो है, इसके ऊपर एक कानून लाया जाए जिस तरह मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में है। कल की वारदात है और यहीं लोकल श्रीनगर की वारदात है। अभी जो हमारे यहाँ के एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, हमारा सिर्फ उनसे अभी ये है कि यहाँ पे इंटर मैरिज एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए जिस तरह यूपी और एमपी में किया हुआ है, और वो इसी हफ्ते होना चाहिए। तब तक हम लोग जो हैं ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे ताकि जो हमारी बेटियां वो यहाँ पे सेफ रहें, क्योंकि हम बहुत कम गिनती में यहाँ के लोग हैं। और हमारा जो भाईचारा है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा गलत काम करता है तो हमारे जो लोग हैं उनको चाहिए उसको सज़ा देना, और मेजॉरिटी जो है वो हमारे हर वक्त खड़े रही है यहाँ पे, हमारे लोग हमें सपोर्ट किया उन्होंने, और अभी उनको वो कैसे इन चीज़ों के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा जो भाईचारा है उस पर दाग ना लगे। हम उन पूरे लोगों से अपील करते हैं कि वो सामने आए और इस मसले का हल और सलूशन दें हमें। बलदेव सिंह सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरपरस्त आज एक एहतजाजी जुलूस की क़यादत कर रहे थे और लगातार मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुसलमान तबके से फरियाद लगा रहे थे कि जिस भाईचारे के साथ हमने काफ़ी टाइम गुजारा, इस भाईचारे को बरकरार रखने के लिए कुछ उलमा, कुछ लोग, कुछ इनफरादी शख्स जो हैं वो एक मज़हब से दूसरे मज़हब में मुदाखलत करते हैं, शादियाँ कराने की कोशिश करते हैं और उम्र का तकाजा भी नहीं देखते हैं। बलदेव सिंह बता रहे थे 60 साल 70 साल के अधेड़ उम्र के अफराद जो हैं उनकी शादियां जो है दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से कराने की कोशिशें की जाती है। उन्होंने इंतज़ामिया से भी फौरी मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर, अब जम्मू चलते हैं। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू में बीती रात में एयरफोर्स स्टेशन पर जोरदार धमाके हुए थे। धमाकों की गूंज से पूरा इलाका है। कौन ये लोग हैं जिन्होंने ये पूरा प्रयास करने का कोशिश किया है और कहीं ना कहीं जो आतंकी साजिश अपनाने की कोशिश की है, जो एयरफोर्स स्टेशन पर जो है 1:40 के लगभग 2 बड़े धमाके जो है वो देखे गए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर जो है स्पेशल फोर्सेस हो, NSG हो और इसके साथ नेशनल जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तजम्मुल जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सुबह से ही सुराग जुटाने की कोशिश में थी कि जिस तरह से देर रात ड्रोन का इस्तेमाल कर ये पूरा जो अंजाम देने की कोशिश की गई है। हालांकि अब पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो अंदर मौजूद है और FSL की जो टीम है वो भी अंदर मौजूद है। जानकारियां जुटाई जा रही हैं। हालांकि इसके साथ जो ये कड़ी जोड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं जो है आतंकी जो है जिस तरह से साजिश जो अपनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कल देर रात एक आतंकी को जो है जो बनिहाल इलाके का रहने वाला है उसको हिरासत में लिया गया है नरवाल इलाके से। कहना कि वो इस पूरी साजिश के बीच शामिल नहीं था, वो भी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, बहुत टाइम के बाद आपको याद होगा कि सुंजवा के मिलिट्री स्टेशन के बाद इतनी बड़ी डेवलपमेंट और उससे कबल कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। कहा कि दक्षिणी कश्मीर से इनका ताल्लुक है और मिलिटेंसी को रिवाइवल फेज में लाने की कोशिश कर रहे थे जम्मू में, ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं। लेकिन जोरदार धमाकों के बाद कई अफराद की गिरफ्तारी, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर यह सारी खबर डेवलप हुई है जम्मू कश्मीर में, और खासकर जम्मू में आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर है? मैं आपको बता दूं कि तजम्मुल जी, लोग काफी ज्यादा जो है दहशत के माहौल में जब देर रात के पूरा धमाके हुए तो जितने भी आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो लोग अपने घरों के अंदर थे और जिस तरह से जो 2 बड़े धमाके हुए पूरे आसपास के पड़ोस के लोग जो है वो दहल चुके हैं। उनके घरों तक जो है इस तरह की आवाजें सुनाई दी हैं कि हालांकि एयरफोर्स स्टेशन पे चाक चौबंद पहरा लगा होता है। हालांकि बात की जाए कि वहां पर कोई भी परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकते हैं। हालांकि जब ये ऐसा देखने को मिला कि देर रात 1:40 पर जो है 2 बड़े धमाके जो है वो देखने को मिले हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पुलिस इसके बारे में जांच कर रही है। जो 2 संदिग्ध जो सतवारी इलाके से जिनको हिरासत में लिया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उनके साथ और कौन लोग थे। हालांकि क्या वो 2 लोग उनके साथ इस पूरे मामले में अनिल, यहाँ पे बड़ा लाजमी है, जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा, जिनकी गिरफ्तारी एहतियाती गिरफ्तारी हुई है वो कहाँ से हैं और इनका ताल्लुक और किस एरिया से इनको गिरफ्तार किया गया?
हालांकि तजम्मुल जी ये बता दें कि जो दो लोगों को सतवारी इलाके से, जम्मू के जो सतवारी इलाका है वहां से हिरासत में लिया गया है। हालांकि इसमें जो है पूरी तरह से पुष्टि नहीं किया गया है कि हालांकि ये दो लोग कौन है, कहां से आए थे, कहां के रहने वाले हैं। अभी तक जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है इनको हिरासत में लिया गया है, जांच के लिए इनको इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनकी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये दो शख्स कौन है, कहीं आसपास के रहने वाले तो नहीं है। हालांकि ये किस फिराक में यहाँ पर थे और इनसे जो जानकारी जुटाने की कोशिश जरूर की जा रही है। अभी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा हमारे साथ बराह रास्त जम्मू से जुड़ने के लिए। जम्मू से ये खबर थी कि बीती रात में 1:40 के करीब ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें जो स्टेशन के बाहर आसपास में सुनी गई। उसके बाद फौरी तौर पर इलाके में अभी तक जो है पैरामिलिट्री फोर्स ने गश्त किया, 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और अब नाज़रीन, अभी तक खबरें सियासत की थी, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से थी। अब चलते हैं बानिहाल। बानिहाल से हमारे साथी की इतला है कि इलाके में जो डेमो जो ट्रायल इस वक्त ट्रेन का चल रहा है, जो इस वक्त मुख्तलिफ टनल्स तैयार की गई हैं क्योंकि फासला कम होने की उम्मीद की जा सकती है। और फासला जब कम होगा, जम्मू और श्रीनगर की दूरियों को और कम किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आपका ट्रेन सर्विस 2024 तक मुकम्मल नहीं होता है, पब्लिक के हवाले नहीं किया जाता है, तब तक ये जो नए नए टनल्स तामीर किए गए हैं, आज से इसको डेमो के तौर पर गाड़ियां चलने का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर हुआ। लेकिन अफसरान की माने, वो कहते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर यह सर्विस जो है आवाम के लिए आम कर दी जाएगी। और आवाम ने पहले भी डिमांड की थी कि जब तक आप मतबादिल रास्ता ट्रेन के लिए तलाश करते हैं, तब तक जो टनल्स आपने तामीर करने थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, तो इसको आवाम के नाम वक़्फ़ किया जाना चाहे। ताज़ा तस्वीरें टेलीविज़न चैनल पर कि आज आम ट्रैफिक पर यहाँ पर चलने की इजाज़त थी, लेकिन ये सिर्फ डेमो है और कुछ दिनों के बाद बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के नाम वक़्फ़ किया जाएगा। तामीर और तरक्की का आगाज़ और उसके बाद आम लोगों की और अफसरान की क्या कुछ राय है, हमारे साथी ने जानना चाहा। ट्रायल अपनी जगह, डेमो अपनी जगह, लेकिन फुल फ्लेज टनल चलना कब शुरू करेगा? Next month of up to 15th of July, but it is trial for carriageway of for people for safety and tunnel safeties, because nothing will happen to people which pass the tunnels, their journey afterwards. Any message for this public? पब्लिक का ये सर कि सेफ्टी का जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो फॉलो करें, जो साइन बोर्ड्स हैं उनको फॉलो करें, स्पीड लिमिट्स को मेंटेन करें और ओवरटेक ना करें इनसाइड द टनल। वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय द साइनेज बोर्ड, पैसेंजर विल फॉलो दैट। सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है, इट इज डिसाइड बाय एनएचआई और वॉट एवर द टोल प्लाजा इंचार्ज। सर वही दिस इज द ट्रायल्स, हम ट्रायल्स कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट 3 days इट विल कंटिन्यू फ्रॉम 10 AM to 5 PM एज पर डिसाइड बाय द मैनेजमेंट। और देख रहे हैं वॉट एवर द अनसेफ एक्ट और कुछ इंसिडेंट्स विल हैपन टू रेक्टिफाई दैट। आफ्टर दैट वी विल ओपन द टनल। कौमी शाहरा पर लगातार ट्रैफिक हादसात में अब कमी भी आ सकती है, क्योंकि खूनी नाला, शैतान नाला और उसके बाद आसपास के इलाके में रोड की जो हालत गुज़श्ता 100 साल से है वो वैसी की वैसी है। और उसके बाद अब मतबादिल के तौर पर गवर्नमेंट ने इन ट्यूब्स टनल्स का कहीं ना कहीं इंतज़ाम किया, जिससे न सिर्फ मसाफत कम होगी, जिस तरह से कुद से लेकर रामबन तक की मसाफत कम करने की कोशिश की गई, पत्नी टॉप से लेकर कुद तक। और उसके बाद अब ये जो मज़ीद किलोमीटर तय होंगे आपके ट्यूब्स के ज़रिए से, टनल्स के ज़रिए से, इसमें जम्मू कौमी शाहरा पर अब ट्रैफिक की जो आमदरफ्त होती है उसमें बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन, ये तो हुआ वो पस मंज़र जो जम्मू श्रीनगर को ट्रेन से जोड़ने से कबल कौमी शाहरा पर टनल्स तामीर करने का प्रोग्राम मरकज़ी सरकार को जिन्होंने शुरू किया है। लेकिन अब आपको वादी वापस ले आते हैं। श्रीनगर के गुलशन नगर बागी महताब इलाके को किसी ज़माने में हाउसिंग बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर तामीर करके 5.25 मरले के हिसाब से प्लाटों की खरीद और फरोख्त शुरू कर दी। उसके बाद पार्कस का एहतमाम यहाँ पर लगातार होता रहा और पार्कों को तामीर करने के लिए मुतलका हाउस बोर्ड ने, मुतलका जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको आवाम के नाम वक्फ किया। लेकिन जो ही पानी जमा हो जाता है तो इन पार्कों में आप हाउस बोट को भी तैरते पा सकते हैं और घास कटने का बिल्कुल नामो निशान नहीं। श्रीनगर के बागी महताब का गुलशन नगर एरिया और पार्कों की तस्वीरें आप देख पाते हैं। इसको बड़ी काफ़ी टाइम से लोग जो हैं बागी महताब के इस एरिया में डिमांड कर रहे थे कि घास काटा जाए,
इसको कहीं ना कहीं उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए आपने लाखों रुपया करोड़ों रुपया इस पे लगाया, उसके बाद बच्चे अगर इस पार्क में आना शुरू हो जाएं तो ख़तरा भी है, कीड़े मकोड़ों का ख़तरा भी हो सकता है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के हमारे साथी इरफान फाजिल को बताया कि अगर आज खुद फ्लोरिकल्चर या हाउसिंग डिपार्टमेंट इन कामों को हाथ में नहीं लेता है तो आज खुद बाज़ाब्ता तौर पर इसका अमल शुरू करेंगे। मकामी लोगों से बातचीत की हमारे साथी ने जानना चाहेंगे कि इस पार्क को लेकर फ्लोरिकल्चर करेगा ये काम, टूरिज़्म करेगा ये काम, या हाउसिंग डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट कौन होगा, आवाम का रद्द आया चाहता है। जहाँ तक इस पार्क का सवाल है, इट वाज द फर्स्ट पार्क जो फ्लोरिकल्चर ने यहाँ डेवलप की और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे थे। हालांकि हम दूसरी पार्क्स भी देखते थे यहाँ जहाँ तक फ्लोरिकल्चर उनको मेंटेन नहीं कर पाता था इस वक्त, बट दिस वाज अंडर कंटिन्यूस मेंटेनेंस फ्रॉम द फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कुछ शिफ्टिंग हो गई थी, मतलब इन पार्क्स की मेंटेनेंस को इन्होंने कहा कि परहैप्स इनको शायद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हैंड ओवर कर दिया है। तो हम चाहते थे या तो फ्लोरिकल्चर के पास ही रहे, या अगर इन्होंने चेंज भी किया था ताकि जो कंटिन्यूस मेंटेनेंस इसकी हो रही थी वो कंटिन्यू होनी चाहिए थी। हमें इसका ये इशू नहीं कौन डिपार्टमेंट इसके लुक आफ्टर करता था। वी आर हैप्पी विद फ्लोरिकल्चर, वी आर हैप्पी विद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एज वेल, मगर ये मसला है कि इट शुड गेट मेंटेन जिस तरह पहले मेंटेन हो रही थी। बात अगर करें मेंटेनेंस को लेकर, कब से मेंटेन नहीं हो पा रही है और इस वक्त खास तौर पर क्या अपील आपकी है इंतजामिया से? मुझे लगता है कि जिस वक्त भी उसी वक्त मुझे लगता है 3-4 महीने से पहले ही जब ट्रांजिट हो गया फ्रॉम फ्लोरिकल्चर टू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसी वक्त से मुझे नहीं लगता है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई भी पहल इसमें की है। तो आज भी हम यही कहते हैं कि इट शुड गेट मेंटेन। क्या आपने अप्रोच करने की कोशिश की? आप वहाँ गए, इदारों वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की? बिल्कुल, मैं तो पर्सनली नहीं गया, मगर मेरे पीछे जो एल्डर्स बैठे हैं इन्होंने एक जानिब वादी कश्मीर में कोविड का कहर चल रहा है और दूसरी जानिब इस वक्त अगर बात करें तो कई टाइम से गार्डन्स और पार्क्स जो है वो बंद पड़े थे। अब सरकार का फैसला है कि पार्क्स जो है पब्लिक पार्क्स खुलेंगी विद प्रॉपर एसओपी मेंटेनेंस। मगर इस वक्त मैं छानपुरा के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर लोगों की यही शिकायतें हैं कि पहले तो फ्लोरिकल्चर इस पार्क को मेंटेन कर रहा था, अच्छे से डेवलप कर रहा था, मगर कुछ वजूहात और कुछ ऐसे स्टेप्स सरकार ने लिए, बाद में इसे म्यूनसिपैलिटी के अंडर टेक ओवर किया गया। मगर तकरीबन पिछले 5 माह से ये पार्क जो है खस्त हालत में है। यानी इनका मानना है कि जिस तरीके से हमने इस पार्क को बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाते हुए देखा है, खुदा ना करे कि इस कोविड की बीमारी में ये डंपिंग जोन बन जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल, छानपुरा, कश्मीर। नाज़रीन, 2 अलग अलग इलाके हैं, ये छानपुरा की तस्वीरें हैं और अगले बुलेटिन में आपको बाग मेहताब, गुलशन नगर और आसपास में फ्लोरिकल्चर का महकमा है, टूरिज़्म का महकमा, किसने मेंटेन करना इन पार्क्स को, उस पर भी आ जाएंगे। लेकिन छानपुरा में इस पार्क को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो थी महकमा फ्लोरिकल्चर की थी, लेकिन महकमा फ्लोरिकल्चर ने कहा कि अब एसएमसी करेगा, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करेगा। लेकिन समझ से बाहर है कि ये चीज़ें जो है मेंटेन करने में कोविड-19 के बाद जब फैमिलीज बच्चे वगैरह पार्क्स में जाना शुरू करें, हम गार्डन्स की बात नहीं करते, गार्डन्स पे अभी एसओपी बरकरार है, लेकिन पार्क्स जो आपके रेजिडेंशियल एरिया के आसपास में जैसे छानपुरा और बाकी इलाके हैं, हमारी मौदबाना अपील होगी कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर शेख फयाज से कि फौरी तौर पर इन मामलात की और कहीं ना कहीं मुदाखलत करें। नाज़रीन, जाते जाते ये खबर कि जम्मू कश्मीर में अब मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं वो लद्दाख के 3 रोज़ा दौरे पर पहुँच चुके हैं। आज उन्होंने आराम करने का फैसला किया, चंद मीटिंग का एहतमाम हुआ, उसके बाद हो सकता है कि मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह LAC पर चाइना और इंडिया की जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है और लद्दाख, कारगिल, लेह में जो इस वक्त बाकी मामलात हैं उन पर भी अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात भी उठी थी कि लद्दाख की तरफ से कोई बात नहीं रखी गई और आज़ाद साहब ने कहा था कि लद्दाख के लिए शायद एक अलग डेप्यूटेशन होगा जो कारगिल, लद्दाख, लेह, नोबरा की बात करेगा। हो सकता है कि खैर सगाली और LAC के बीच में चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस दौरे को देखा जा सकता है। लेकिन वहीं पर PDP, NC, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियां जो हैं लेह लद्दाख की, वो वज़ीर दिफा से मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कि इनका प्रोग्राम भी APM में रखा जा सकता है। तो नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।